नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे बिहार में लॉकडाउन का असर दिख रहा। कोरोना संक्रमण के मामले राज्य में कम होने लगे। बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या करीब 2000 पर आ गई है। इस बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीजों ने राज्य के लिए चिंता पैदा कर दी है। आंख में ब्लैक फंगस से बिहार में मौतें होनी शुरू हो गई है। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चिंता जाहिर की। नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विभाग को सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में इसके इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्था करने को कहा गया है। नीतीश ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगातार सावधानी रखनी जरूरी है। बिहार अभियंत्रण सेवा संघ के महासचिव डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी ने पटना सहित तमाम शहरों में जल जमाव की समस्या पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि साधारण बारिश से जल जमाव की समस्या का मूल कारण है जलवायु परिवर्तन नहीं, बल्कि दोषपूर्ण शहरी योजना एवं ड्रेनेज तथा सीवरेज सिस्टम के निर्माण और प्रबंधन का कमान ऐसी शक्तियों के हाथों में होना जिन्हें इस क्षेत्र की कोई विशेषज्ञता हासिल नहीं है। दुर्भाग्यवश औपनिवेशिक शासन के दौरान अपनाई गई शहरी योजना नीति को ही आज भी हाइड्रोलिक्स, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम को ध्यान में रखे बगैर अपनाई जा रही है, जिसके कारण शहरों को जल आपदा के सामने भोजन के रूप में परोस दिया जाता है। किसी भी शहर में सड़क, भवन और अन्य पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से पहले ड्रेनेज सिस्टम के विकास की योजना तैयार होनी चाहिए, लेकिन होता ठीक उल्टा है। दोषपूर्ण शहरी योजना एवं ड्रेनेज तथा सीवरेज सिस्टम के निर्माण एवं प्रबंधन की कमान ऐसे अदृश्य शक्तियों के हाथों में होना है जिन्हें इस क्षेत्र की विशेषज्ञता हासिल नहीं है। दुर्भाग्यवश औपनिवेशिक शासनकाल में जिस नीति के तहत शहरीकरण को बढ़ावा दिया गया, आज भी उसी नीति को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण एवं प्रबंधन से पहले उस एरिया में ड्रेनेज सिस्टम एवं सीवरेज सिस्टम की व्यापक योजना तैयार कर लेनी जानी चाहिए, लेकिन होता ठीक उसका उल्टा है। कागज पर तो योजनाएं खूब बनती हैं, लेकिन धरातल पर उतर। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में बिहार में सबसे ज्यादा पटना के लोग संक्रमित हुए। पटना के लोगों की सबसे ज्यादा इस बीमारी से मौत हुई। पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे और रविशंकर प्रसाद पटना पहुंचने के बाद पीएमसीएच पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर हॉस्पिटल के द्वारा किए जाए कार्यों की समीक्षा की। मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा कि कोरोना काल में वे जनता से दूर रहें, तो इस पर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन होने के कारण प्रशासनिक अनुमति कहीं भी आने जाने की नहीं मिली। पटना में नहीं था, मगर दिल्ली से रोजाना पटना के हालात की मॉनिटरिंग करता था। अनुमति नहीं है ना, लॉकडाउन है, इस बात को समझिए आप। सर, पटना की जनता आपसे बहुत आशा कर रही थी इस दौरान कोरोना काल में आपकी उपस्थिति रहेगी। एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं रोज दिल्ली से मॉनिटर करता था, पटना में आया यहाँ से मॉनिटर करता था। 4-5 बार सर बात किए हैं और इनके जो बाबू हैं वो लोग मैं रोज सहयोग करता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन क्या समझते हैं, मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं आऊँ क्या, लेकिन जब लॉकडाउन है तो मुझे उसके नियमों का पालन करना है। क्योंकि मैं मंत्री बना गए थे सर कोरोना को लेकर, क्योंकि मैं केंद्रीय मंत्री भी हूँ और कानून मंत्री भी हूँ। आज मैंने विशेष आग्रह किया कि मुझे बस 3-4 घंटे की अनुमति मिली है मुझे। मैं पटना सिटी गया और यहाँ आया कि एक बार मैं स्वयं जाऊँ, रिपोर्ट दूँ, इसलिए हम करते हैं। और बिहार के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था, डॉक्टरों की व्यवस्था, आपको बताया जो रेमडेसिविर दवा की, उसमें मैं लगा रहता हूँ, आगे भी करूँगा, ये तुम्हारा फर्ज है। राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर, बोचवा, मुसरी और काटी, मीनापुर प्रखंडों में चमकी बुखार से जो हालात बने थे, इन प्रखंडों में जिनके पक्के घर नहीं है, उनको पक्का मकान देने का फैसला लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री आवास योजना से 30,000 परिवारों को चिन्हित किया गया है और उनके लिए पक्का मकान बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ उनको कई अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सरकार इनको हर संभव सुविधा देने के लिए कृत संकल्प है और मुख्यमंत्री ने विभाग को इस संबंध में
विशेष निर्देश दिया है और उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। मैं चमकी बुखार से उत्पन्न जो स्थिति हुई थी उसकी एक सर्वे कराई गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, और ये पाया गया था कि ये तीनों प्रखंड में जिनके घर में चमकी बुखार से बच्चे बीमार पड़े हैं उसमें एस्बेस्टस का घर है। तो एस्बेस्टस के घर को हटा करके उनको पक्का मकान दिया जाए, इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया कि उनको मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण के तहत जोड़ा जाए। 30,000 परिवार चिन्हित किए गए, उनको आवास की स्वीकृति दी गई और उनके आवास का निर्माण कार्य चल रहा है और मैं समझता हूं कि जल्द ही निर्माण कार्य पूरा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने ट्वीट करके सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने बेहतर कार्य करके कोरोना के मामले में कमी लाने के प्रयासों को लेकर सीएम का धन्यवाद किया, लेकिन मांझी ने सरकार को नसीहत भी दी। मांझी ने कहा कि लॉकडाउन इसका समाधान नहीं, इसका समाधान सही मायने में स्वास्थ्य संकट से निपटना है। तो गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र तक को सुव्यवस्थित करना होगा ताकि भविष्य में स्वास्थ्य संकट से निपटा जा सके। आरजेडी विधायक राकेश रोशन ने जीतनराम मांझी के ट्वीट को लेकर कहा कि मांझी सरकार की सच्चाई दिखा रही हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा करोड़ रुपए की घोटालेबाजी हुई है। बिहार के उप स्वास्थ्य केंद्रों में सिर्फ फाइलों में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई थी। मांझी ने सरकार को समय रहते सचेत होने का रास्ता दिखाया है। मांझी जी का जो वक्तव्य है, सरकार को आईना उन्होंने दिखाया है और आईना दिखाते हुए सरकार के गाल पर तमाचा मारने का काम किया है और सरकार को अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन करने का उन्होंने एक मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। खगड़िया में 18 साल के ऊपर के लोगों का टीकाकरण रुक गया। कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया, लिहाजा जिले के सभी 22 टीकाकरण केंद्रों पर ताला लटका हुआ है, जिससे 18 प्लस के लाभार्थियों को मायूस होना पड़ा। हालांकि जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने कहा कि वैक्सीन राज्य सरकार से मिलने की उम्मीद है। अगर वैक्सीन उपलब्ध हो गया तो दोबारा जिले के सभी केंद्रों पर 18 प्लस के लोगों के टीकाकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। बनाया था कि 22 जगह पे टीकाकरण चल भी रहा था और जैसे वर्तमान में अभी टीका नहीं रहने के कारण आज कल तक वैक्सीनेशन हुआ है। आज फिलहाल कोई सेशन साइट हम लोग का 1844 वाला नहीं चल रहा है और अपेक्षा कर रहे हैं कि आज रात तक वो टीका भी हम लोग को मिल जाना चाहिए और फिर कल से वापस रेज्यूम हम लोग करेंगे जितने भी सेशन साइट्स हैं उनके हिसाब। नालंदा जिले के सब्बैत पंचायत में अब तक किसी ने भी कोरोना वैक्सीन नहीं ली, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग काफी परेशान है और थक हार कर अब विभाग द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें 2 जून को कैंप लगाकर वैक्सीन देने के लिए बात लिखी गई है और इलाके के आशा फैसिलिटेटर को घर घर जाकर इसकी सूचना देने को कहा गया है और पंचायत के मुखिया से भी सहयोग मांगा गया है। वहीं सब्बैत स्वास्थ्य उपकेंद्र के एएनएम का आरोप है कि वो वैक्सीन लगवाने के लिए गांव के घरों में जाकर लोगों से अनुरोध किया और इस दौरान ग्रामीण द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं हुआ और आज तक किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाया है। कुछ ही दिन पूर्व भारत के प्रधानमंत्री ने सब्बैत पंचायत को स्वच्छता के लिए अवार्ड दिया था और यहाँ के मुखिया को लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने को कहा था, मगर आम लोगों को प्रेरित करना तो दूर, मुखिया जी खुद भी अभी तक वैक्सीन का पहला डोज तक नहीं लिए हैं। सब आंगनबाड़ी पर किए, सब आंगनबाड़ी घरे घर बोल दिए कि चलिए सुई दिलाने, तो बोले कि हम लोग सुई नहीं दिलाएंगे। मैंने कारण नहीं बताया ना, कहता है कि अब बीमार हो जाता है, कहाँ तो मर गया है, थल जब मर गया, चिल जब मर गया, ये बोलता है। एको वैक्सीन नहीं पड़ा है? नहीं, एक भी नहीं। सब्बैत गाँव में, सब्बैत गाँव, खारपर, खोंधुपुर, इतना गाँव में न पड़ा। अधिकारी डीएम साहब, डीडीसी साहब, इन लोगों ने भी काफी कोऑपरेशन किया है, कोऑपरेट किए, जिसका कारण सही मिला है। और अगर इसी तरीके से पदाधिकारियों का कोऑपरेशन मिला तो आने वाले कल जो होगा वो और भी बेहतर हम करेंगे, इसलिए कि ये लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, जिससे काम करने में हमको हौसला मिलता है। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने सारण मुख्य तटबंध को लेकर
बिहार सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और साथ ही जिस संस्था के द्वारा सारण तटबंध का कार्य कराया गया है उसको लेकर पूर्व विधायक ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए बड़े सवाल खड़े किए। पूर्व विधायक ने कहा कि सारण मुख्य तटबंध पर सरकार के द्वारा 24.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसको सरकार ने 15 अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन बिहार में लॉकडाउन के कारण बिहार सरकार ने 15 दिनों का एक्सटेंशन ले लिया। इसी बीच 2 दिन से हो रहे बारिश में जियो बैग बैकुंठपुर के मुंजा गांव में सारण बांध में कटकट यानी नदी में समाहित होकर गिर रहे हैं। या चक्रवात तूफान के कारण सीतामढ़ी में लगातार बारिश अचानक जलस्तर बढ़ गया। इस कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जिले के बेलसन अनुमंडल क्षेत्र के चंदौली में बागमती नदी पर बने चचरी पुल से लोग नदी पार कर रहे थे, तभी अचानक यह टूट गया। पुल पर दर्जन भर से अधिक लोग आवागमन कर रहे थे। स्थानीय ग्रामीणों के लाख समझाने के बावजूद भी यह लोग नदी पार करना चाहते थे। गनीमत रही कि इस हादसे में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। हालांकि चचरी पुल टूटने के बाद एक व्यक्ति नदी में डूब रहा था, लेकिन किनारे खड़े लोगों ने उसे सुरक्षित बचा लिया। पटना सिटी के खुसरोपुर थाना की जर्जर स्थिति हो जाने और 2 दिनों से हो रहे लगातार बारिश के कारण छत और दीवारों से मलबे गिरने की सूचना का जायजा लेने पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह पहुंचे। उनके साथ पटना एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा और ग्रामीण एसपी कांतेश कुमार मिश्रा भी मौजूद रहे। उन्होंने थाने का निरीक्षण किया, जहां थाने की व्यवहार स्थिति को देखते हुए तत्काल दूसरी जगह थाना शिफ्ट कराने के लिए राजकीयकृत महादेव उच्च विद्यालय समेत सरकारी और प्राइवेट 5 जगहों का स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही अंचलाधिकारी को थाना को अपना भवन बनाने के लिए जमीन मुहैया कराने का सख्त निर्देश दिए। प्रखंड और अंचल कार्यालय का अपना जमीन का समस्या है, वो चिन्हित है, उसको भी देखें, स्थल निरीक्षण किए। फिर खुसरूपुर थाना का भी भवन हम लोग देख रहे हैं, धर्मशाला में चल रहा है और काफ़ी जर्जर है, तो उसके लिए भी तत्काल एक वैकल्पिक कोई भवन हम लोग देख रहे हैं। और दूसरा ये कि थाना के लिए जो जमीन चिन्हित है उसको भी हम लोग देख रहे हैं। और तत्काल थाना के लिए कोई सरकारी भवन अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उसको हम लोग निजी भवन भी किराए पर लेकर के उसको शिफ्ट कराना चाह रहे हैं, ताकि बरसात के समय किसी प्रकार की अपनी घटना नहीं दुर्घटना। बेगूसराय में यास तूफान की वजह से लगातार हो रही बारिश के कारण ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का नजारा उत्पन्न हो गया। बछवाड़ा प्रखंड के सूरू आलमपुर गांव का यह नजारा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार बारिश से गांव में किस कदर जल जमा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जिले भर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बरौनी मुजफ्फरपुर NH 28 किनारे लगातार बारिश से कई फीट का गड्ढा हो गया है, जो कभी भी बड़े हादसे को निमंत्रण दे रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तेघरा अनुमंडल परिसर में जहां कई ऑफिस है, यहां दूर दूर तक जल जमाव का नजारा है। इसके साथ ही बरौनी जंक्शन परिसर में भी लगातार बारिश से जल जमाव हो गया है। कुल मिलाकर बेगूसराय में यास चक्रवाती तूफान का व्यापक असर पड़ा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। मधुबनी से खबर, जो एम्बुलेंस नहीं मिलने से ठेले पर लाद कर मरीजों को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे हैं परिजन। तो बता दें कि सरकार स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में सुधार की लाख कोशिश कर ले, लापरवाह अधिकारी व कर्मियों के कारण नतीजा घाव के 3 पात ही साबित हो रहा है। ताजा मामला हरलाखी प्रखंड का है, जहां इस प्रखंड के हटवरिया गांव निवासी राजकुमार राम की वृद्ध मां भोली देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों के द्वारा 108 नंबर पर कॉल किया गया, जिससे कि एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाए। लेकिन कई बार फोन मिलाने के बाद भी फोन नहीं उठा। भोली देवी की तबीयत बिगड़ता देख परिजनों ने आनन फानन में ठेले पर लादकर CHC पहुंचे और इलाज कराकर ठेले से ही घर पहुंचे। स्वास्थ्य व्यवस्था की इस लाचार व्यवस्था ने जिले के स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलकर रख दी। इस मामले को लेकर CS डॉक्टर सुनील कुमार झा ने कहा कि हो सकता है तूफान के कारण पेड़ गिरने से रास्ते अवरुद्ध हो गए होंगे, लेकिन तथ्यों की जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों कर्मियों पर कार्रवाई होगी। जैसे
ऐसा रिपोर्ट आ गया कि बहुत जगह से पेड़ रोड गिर गया सड़क पर, तो सही समय पर जो है एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाने की घटना हो सकती है। मुझे पता लगा दे दीजिए कि किस तरह का मामला है, तो फिर अगर उसमें एम्बुलेंस चालक की लापरवाही से देरी हुई तो फिर उस पर जरूरी कार्रवाई करेंगे। उस क्षेत्र में चर्चा है कि यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण इसी तरह से लोग हॉस्पिटल आने और जाने के लिए मजबूर हैं। ठीक है, इसका देख लेते हैं। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग का आईसीयू का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि इस नजारा को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार आईसीयू के नाम पर यहां की गरीब मरीज के साथ कैसा भद्दा मजाक कर रही है। आईसीयू के अंदर लाइट, एसी, उपचार से संबंधित सभी उपकरण भी लगे हुए हैं, लेकिन उचित देखभाल के अभाव में सभी ने बारी बारी से अपना दम तोड़ दिया। वहीं आईसीयू के कमरे में बने खिड़कियां में लगे कांच भी टूटे हुए हैं, जिससे तेज हवा के साथ बारिश का पानी सीधे कमरे में आता है। दरअसल यह चक्रवाती तूफान आने के बाद औषधि विभाग के आईसीयू का हाल और बुरा हो गया। छत से रिसते पानी, बड़ी बड़ी खिड़कियों के टूटे कांच से आती सीधी हवा ने गंभीर मरीजों की परेशानी को काफी बढ़ा दिया है। बदहाली का आलम यह है कि चूहों ने आईसीयू में लगे एसी को अपना आशियाना बना लिया। परिजन अपने मरीजों को सर्द हवा और पानी से बचाने के पर्दा का यानी ओढ़ा लगाकर बचाने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। इस तरह के हालात से ड्यूटी में लगे डॉक्टर, नर्स से लेकर सफाई कर्मी तक परेशान रहते हैं। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा ने बदहाल आईसीयू की बदहाली को मानते हुए कहा कि कंस्ट्रक्शन के मामले में औषधि विभाग की आईसीयू थोड़ा कमजोर है, लेकिन वहां की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि भवन के टूटे कांच और अन्य चीजों का जल्द ही मरम्मत कराया जाएगा। नीचे फर्श पाया जाता है, देखिए रहे हैं आपके सामने में खिड़कियों की हालत है, खिड़की की क्या हालत रहेगी? आंधी तूफान में एकदम सरासर हवा आना जाना एकदम लगा हुआ है। कंस्ट्रक्शन के मामले में हम पुअर हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के मामले में पुअर नहीं है। सब लोग अलर्ट रहते हैं, उसमें पेशेंट बचते भी हैं, सब कुछ है। ट्रीटमेंट पोर्शन हमारा सही है, और जहाँ तक कंस्ट्रक्शन उस पर हम देखते हैं हर चीज पर। एसी हो, अगर ठंडी हवा आ रही है उसको हम देख लेते। सहरसा में पिछले 72 घंटे से हो रही बारिश के कारण सहरसा सदर अस्पताल पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। इमरजेंसी वार्ड, महिला वार्ड जाने वाला रास्ता बारिश के पानी में पूरी तरह से डूब गया है। अस्पताल परिसर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिस वजह से भर्ती मरीजों के साथ साथ कोरोना जांच कराने के लिए आने वाले लोगों का भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सदर अस्पताल में के प्रवेश द्वार से लेकर इमरजेंसी वार्ड, महिला वार्ड जाने वाले रास्ता के अलावा पूरा अस्पताल परिसर जलमग्न हो चुका है। देख लीजिए, पूरी तरह से जलमग्न है। आने जाने में सभी को दिक्कतें हो रहा है। इमरजेंसी भी पानी में पूरा डूबा हुआ है। तो फिर आप लोग किस तरह का परेशानी हो रहा है? परेशानी हो रहा है, हम लोग सुबह से आए थे इंटरव्यू के लिए, कुछ हुआ नहीं, फिर बाद में सुने कि कैंसिल हो गया है। इस संबंध में डीएम साहब से बात हुई है और डीएम साहब ने डीडीसी साहब को निर्देश दिया है कि जो एंट्रेंस गेट है वहाँ से लेकर और जहाँ तक जल जमाव रहता है वहाँ पर पेवर से या उसको ऐसा किया जाए कि जो कुछ। चक्रवाती तूफान यास के कारण नालंदा में भी इसका सीधा असर देखने को मिला। वहीं पिछले 72 घंटों में बारिश और तेज हवाएं पानी के साथ साथ यानी किसानों को भरी क्षति हुई है। और बता दें तेज हवा पानी के कारण प्याज, सब्जी, मकई समेत कई फसल बर्बाद हो गए हैं। और इतना नहीं, प्याज की फसल को तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जो अब घर भी नहीं पहुंच सक पाएगा। और इतना नहीं, सभी प्रकार की सब्जी की फसल बर्बाद होने से महंगाई चरम सीमा पर हो सकती है। वहीं किसानों का कहना है कि खून पसीना बहाकर कड़ी धूप में मेहनत कर फसल को उपजाया, लेकिन बेमौसम बारिश ने सारे अरमान पर पानी फेर दिया। है जिसमें 5 कट्ठा प्याज कवड़ा है और बाकी सारा प्याज डूबा हुआ है। हम गरीब आदमी है, मुकर्रा खेत करते हैं। मेरा एगो भी प्याज घर नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा खेते में। हम गरीब आदमी कहाँ से दे पाएंगे मुकर्रा? तो क्या प्याज सड़ जाएगा? क्या सारा प्याज सड़ गया? सड़ेगा क्या? 24 घंटा के बारिश में प्याज रहेगा? डूबा हुआ है, सो प्याज रहेगा। हम लोग का सब फसल डूब गया, सब नुकसान है, सब फसल तो खत्म हो गया। प्याज, गोभी, बैगन, भिंडी, घोड़ा, करेला।
यास तूफान का असर दिखने लगा और वैशाली जिले के बता चले कि महनार हसनपुर दक्षिणी पंचायत के बहलोलपुर दियारा इलाके में सैकड़ों एकड़ भूमि पर प्याज की खेती होती है, जिसमें लगातार हुई बारिश के कारण जल जमाव हो गया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। कुछ किसानों ने कहा कि उसने तकरीबन 50 एकड़ जमीन में प्याज की खेती कर्ज लेकर की थी। अगर नुकसान की भरपाई नहीं होती है तो मजबूरन आत्महत्या के सिवाय कोई रास्ता शायद नहीं बच पाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग और कृषि विभाग इसका आकलन कर अगर किसानों को सहायता देती है तो शायद इस इलाके में प्याज की खेती को और प्रोत्साहन मिलेगा। कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम लोग खेती लमसम 50 एकड़ में किए हुए हैं। इसमें 50 लाख रुपया का क्षति है हम लोग के पास। बहुत जिधर तिधर से कर्जा लेकर के मैंने इस खेती में लगाए हुए थे। बैंक का मैंने KCC करा के ये भी लगाए हुए थे। अभी सब तो सधने वाला है नहीं। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अंत में तगादा होगा बैंक का, पब्लिक का। आत्महत्या कर। कोविड के बढ़ते प्रभाव के कारण करीब 1 माह से ब्यासरी व्यवहार न्यायालय में न्यायिक कार्य नहीं हो रहे थे। यही कारण है किसी भी केस की सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मगर उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद वर्चुअल मोड में जमानत पर सुनवाई का आदेश दिया गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं सोमवार से बिहार से भी व्यवहार न्यायालय में भी वर्चुअल मोड में जमानत की अर्जी पर सुनवाई की जाएगी। डायरेक्शन है कि नहीं, अर्जेंट मैटर में बेल भी है, जो केवल जेल ही जाना ठीक नहीं है। इसलिए आज से हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं और सोमवार से हमारे यहाँ बेल पिटीशंस होंगे और वर्चुअल मोड में उनकी सुनवाई होगी, जिससे कि हमारे यहाँ जेलें जो हैं वो क्षमता से ज़्यादा काम कर रही हैं और जो छोटे छोटे मामलों में लोग जेल में हैं उनको निकालने की कोशिश की जाएगी और जो भी मामले हैं मेरिट पर सुन करके उनका निष्पादन करने की कोशिश। नालंदा का सिलाव नगर पंचायत कार्यालय अब नए लुक में दिखने लगा। नगर पंचायत के कार्यालय की हर दीवार पर मधुबनी पेंटिंग बनाई गई है। पटना आर्ट कॉलेज के आधा दर्जन छात्र यहां पहुंचकर पेंटिंग बनाने में जुटे हैं। छात्रों ने बताया कि नालंदा महात्मा बुद्ध की धरती रही है। यही कारण है कि हम लोग यहाँ के दीवारों पर भगवान बुद्ध की तरह तरह की पेंटिंग बना रहे हैं, जो काफी आकर्षक है। यह पेंटिंग हॉल से लेकर अधिकारी के चैम्बर में भी पेंटिंग बनाई गई है। हम लोग यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग बना रहे हैं, जो बिहार का फेमस पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग, वही यहाँ पे बनाने के लिए बोला गया है। मधुबनी पेंटिंग है जो कि मिथिला का है, ये हर जगह बन रहा है। अच्छा। और यहाँ नीचे भी बना है और ऊपर में भी बना हुआ है। अच्छा, किस किस चीज़ का उसमें दिखलाया जाता है पेंटिंग के माध्यम से? इसमें हर चीज़ का दिखा सकते हैं, लेकिन वो सोच होना चाहिए कि क्या हम दे रहे हैं। अच्छा। जैसे ये चीज़ है गौतम बुद्ध का और उसके साथ बरगद का पेड़ का जैसे होता है ना, वो चीज़ इसमें दिया। मधेपुरा के सदर अस्पताल में निजी कंपनी के अंतर्गत कार्यरत महिला सुरक्षा गार्ड ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक सदर अस्पताल मधेपुरा में निजी कंपनी के तहत महिला सुरक्षा गार्ड के पद पर तैनात कंचन कुमारी नामक युवती का शव मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र के वारसंकेक स्थित सीएम साइंस कॉलेज के पास एक लॉज में दुपट्टे से लटका मिला। वार्ड नंबर 1 में वहाँ लॉज है, उसी लॉज में मृतिका फंदे से लटकी हुई थी। पूर्णिया के बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र के धीमा मंदिर परिसर के सटे खेत में 60 वर्षीय मजदूर की मौत उस समय हो गई। बताया जा रहा कि डूबी हुई मक्का पानी से निकाल रहा था, अचानक पैर फिसलने से वह पोखर में गिर गया और उसकी पानी में डूबकर मौत हो गई। किशोरी शर्मा पिता खिकर शर्मा उम्र 60 वर्ष धीमा मंदिर के पास में अवस्थित पोखर में शौच करने के समय पानी में फिसल करके डूब करके मृत्यु हुई है। ये लाश को निकाल करके पानी से पोस्टमार्टम। छपरा के बनियापुर मुख्य बाजार में सूखे सेमल के पेड़ के डाल टूटकर गिरने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक साजिदपुर थाना क्षेत्र के हाफिजपुर गांव निवासी भूषण उपाध्याय का पुत्र संतोष उपाध्याय बताया जा रहा है। तो क्या इसका बाकी क्या है प्रक्रिया, हमको ज्यादा जानकारी नहीं है।
लेकिन इसमें यह है कि सीओ साहब ने कई बार लिख करके दिया था वन विभाग को। आज हम लोग फिर बात करते हैं वन विभाग से। क्या लगता है सर कि घटना की जिम्मेवारी किनको मानेंगे, वन विभाग को? देखिए, इसमें जिम्मेवारी की बात नहीं है, इसमें पेड़ से। बक्सर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पंडितपुर गांव में पूर्व के विवाद में 3 युवकों के द्वारा मिलकर एक युवक के साथ मारपीट की गई। फिर उसे कोई विषाक्त पदार्थ पिला दिया गया, जिससे कि वह बेहोश हो गया। बाद में सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़े युवक को देखकर ग्रामीणों के द्वारा उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कैमूर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने लूटकांड में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए कैमूर एसपी राकेश कुमार ने बताया कि मोहनिया के दादर में 12 और 13 मई को 2 बाइक सवारों के साथ लूट की गई थी, जिस मामले में मोहनिया थाने में कांड दर्ज कर मोहनिया थाना प्रभारी और डीआईओ की टीम ने संयुक्त रूप से जांच शुरू किया तो मोबाइल सर्विलांस के आधार पर गिरोह के सदस्यों का पर्दाफाश हुआ। इसके साथ इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।